नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा शिवम, यहाँ पर गुड मॉर्निंग इंडिया में हम बात करेंगे सोच की बात की, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा भी है। देखिए, और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तार से इस पर हम जानकारी देंगे। बिल्कुल, पहली खबर महत्वपूर्ण है और दूसरी खबर पर भी नजर बनी रहेगी। दूसरी खबर में हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी यात्रा की, जो आज से फिर से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद स्थगित कर दिया गया था और जो है लोग जाना चाहते थे। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से जो रोक दिया गया था, उससे भक्तों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। भक्तों के लिए अच्छी खबर के रूप में इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल। और तीसरी खबर में बात होगी बारिश की। जी हां, देखिए, बारिश का कहर अब भी देश के कुछ राज्यों में जारी है, जिसे लेकर के आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। देहरादून भी कुछ ऐसी ही अब तबाही की जो तस्वीरें हैं वो वहां से सामने आ रही हैं और यहां बादल फटने से कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस पर भी हम विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए, चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में चलने वाली मोनोरेल सेवाओं को 20 सितंबर से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की माने तो बार बार तकनीकी खराबी के बाद यह फैसला लिया गया। कई बार आपने देखा होगा मोनोरेल अटक जाती है, फंस जाती है, लोगों को जो है असुविधा होती है, परेशानी होती है। मोनोरेल सेवा पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। तो ये 4 मुद्दे जो हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको इस पे क्या अपडेट है वो भी किरण बताने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले जो है बात आज के मूड की कर लेते हैं। तो आज का मूड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का मूड है। और देखिए, 75वां जन्मदिन ये आज मनाया जा रहा है, जिसे लेकर के बधाई देने का जो तांता है वो लग चुका है। दौड़ शुरू है, फोन पे फोन कॉल्स आ रहे होंगे और पीएम को यहाँ पर बधाई दिया जा रहा है। बिल्कुल, सोचिए देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो, फोन पे फोन, कॉल्स पे कॉल्स और पोस्ट पे पोस्ट है। लगातार हर तरफ से जो है शुभकामनाएं जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर बातचीत कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। किरण, तो देखिए, एक तरफ जहां पर खटास आती है, थोड़ा सा मनमुटाव चलता है, शब्दों के बाण दोनों तरफ से चलते हैं, खासतौर पर ट्रंप की तरफ से। तो यहां पर एक पहलू ये भी है कि जन्मदिन आया तो ट्रंप ने बोला नहीं, मुझे फोन करना है तो हम दोस्त ही। बिल्कुल। और देखो शिवम, अगर हम इस चीज को देखें कि इससे अच्छा मौका और कोई हो नहीं सकता था, जहां पर आप रिश्ते को जो है बेहतर कर सकते थे कि आपने एक बधाई देने के जरिए जो है अपने रिश्तों को और बेहतर बनाया है। और इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी भी दी है और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी अदा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। जैसा हमने पहले कहा कि इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं होता है। लोग इंतजार करते कौन सा ऐसा मौका है जब मैं किसी को फोन करके जो खटास है हमारे बीच में उसको हम खत्म कर ले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बेहतर और कोई मौका जो है देखा नहीं होगा। उन्होंने कहा है ये बर्थडे है तो ऐसे में क्यों ना मैं यहाँ पर जो है वो विश करके जो है बाकी चीजों में जो खटास है उन सबको मैं यहाँ पर खत्म कर लेता हूँ। और देखिए कि अमेरिका की ओर से भारत के साथ संबंधों को एक नई दिशा देने और मजबूत करने की जो कोशिश के तौर पर इसे एक देखा भी जा रहा है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा किया। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए
आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। तो ये मतलब धन्यवाद का दौर चल रहा है, समझ नहीं आता क्या रिश्ता है, रिश्ता क्या कहलाता है कि भाई आखिर क्या कहना चाहते हैं। बीच में कभी ज़्यादा बयानबाजी, लेकिन हमेशा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमेशा तारीफ ही आपने देखी होगी, चाहे मनमुटाव हो, दिक्कत हो, वो आरोप लगाएं कि भारत टैरिफ लगाता है, वो ये सब तमाम चीज़ें, लेकिन वो तारीफ, मोदी की तारीफ एज अ दोस्त या फिर एज अ फ्रेंड कह लीजिए, वो ज़रूर करते हैं। उनकी कार्यक्षमता को, उनकी कार्यशैली के बारे में हर चीज़ की वो तारीफ ही करते हुए नजर आते और हैं। मैं जहाँ तक इस बात को समझ पाई अब तक, जो हमने देखा कि किस तरह से जो डॉट्स हैं वो जुड़ रहे थे, उस हिसाब से कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि शायद मैं कह दूंगा और भारत के प्रधानमंत्री इस बात को मान जाएंगे। ये गलतफहमी उनको बहुत ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने कहा मैं प्रेशर दे दूंगा तो वो रशिया के साथ जो है व्यापार करना बंद कर देंगे, मैं यहाँ पर ट्रेड की बात कर दूंगा तो वो तुरंत सीज फायर की बात को मान लेंगे कि हाँ अमेरिका का इसमें हाथ है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि अब जो भारत है वो पहले वाला भारत नहीं है। अब जो सरकार है वो पहले की तरह नहीं चलती है, एक अलग तरीके से, एक अलग कूटनीति के साथ, एक अलग समझ के साथ, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ है कि अगर आप नहीं तो कोई और सही। इसलिए ऑप्शन के तौर पर सबको सराहा गया। और मुझे लगता है ये एससीओ के बाद जो है, जो हमने समिट देखा है, शिखर सम्मेलन देखा, उसके बाद ही शिवम जो है बैकफुट पर जो है डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक कहते हैं ना कि चीजें हाथ से निकल गई थी। हाँ, उनको लग रहा था कि अब और नहीं होगा, और नहीं होगा, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब छोड़ देते हैं। जो फोटो शेयर कर रहे थे, जिनपिंग साथ में, पुतिन साथ में, मोदी साथ में, और ट्रम्प कह रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं इस पिक्चर में। तो ये वाली बात है। अब प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश इस उत्सव को मना रहा है, एक तरीके से समझिए। इस अवसर पर देश भर के नेताओं, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों जो हैं उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी मोदी की जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत अद्भुत रहने वाला है। और वहीं देखिए कि पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन में जो है एक सौगात, एक तोहफा जो है जनता को ये मिलने जा रहा है, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और ऐसे में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में गंगा आरती के दौरान लोगों ने पीएम मोदी के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना की है। तो गंगा आरती जो सुबह सुबह हुई है, जो वहाँ की परंपरा है, संस्कृति है, उसके तहत पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना जो है वो लोगों ने की है। और वो तस्वीरें भी देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाथों में प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर के और उनके हर विजय गाथा। और मुझे लग रहा है कि ये फूल वाले जो दिख रहे हैं कि उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये अयोध्या की तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए। और जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन देश भर में मनाया जा रहा है, एक उत्सव के रूप में आप इसको समझिए। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नामुमकिन सी होती थी वो करके दिखाया है। अब काफ़ी सुधार हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो अब इनके जीवन के बारे में भी, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में इनके अगर मैं चर्चा करूं तो गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा। इन्होंने वहाँ पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया। फिर जब से ये देश की राजनीति में आए हैं तो विपक्ष बहुत कमजोर पड़ गया है कि भाई कभी बहुमत की सरकार आना इतने बड़े लेवल पर संभव नहीं था। सोचा नहीं होगा बीजेपी ने, एनडीए ने, कि हम आएंगे और इतने पावरफुली आएंगे कि भाई हमें हटा पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक विपक्ष जो है कोशिशें कर रहा है कि कैसे हटा दिया जाए मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन वो तमाम उनके पैंतरे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का यही स्टाइल है, यही रुतबा है। ना केवल भारत में, अब ये पोटस का जो मैसेज आया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया, ये दर्शाता है कि हम एक ग्लोबल विश्व गुरु जो कहा जाता है ना, जब आप टारगेट रखते हैं तो बड़े टारगेट रखिए। लोकल टारगेट रखेंगे देश भर तक के लिए सीमित तो बात नहीं बनेगी। इन्होंने टारगेट्स को बड़े रखा, देश को भी उन्नति पर, स्वच्छ भारत अभियान आप कह लीजिए, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आप समझ लीजिए, यहाँ पर जनधन योजना आप समझ लीजिए, सभी के खाते खुलवाना और सबको आवाज देना, और वो हर चीज इन्होंने करी है। आधार का सही इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो किया गया। और ये विपक्ष को बता रहे हैं कि मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा ये इसका सही इस्तेमाल किस तरीके से होता है।
और वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से जो लोगों के खाते तक पैसा पहुंचाना और करप्शन के खिलाफ करना, तो बहुत कुछ अचीव किया है इन कई सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और काफी मुश्किलों का भी सामना बिल्कुल किरण बिल्कुल शिवम। और देखिए हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक हैं, जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो उनके आज लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। और इस बीच में देखिए ओडिशा का अगर हम रुक कर लेते हैं तो ओडिशा की पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जो हमेशा से अपने सैंड और अपनी कलाकारी, अपने कलाकृति के जरिए जो है कुछ ना कुछ अद्भुत चीजें जरूर बनाते हैं। तो आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर खूबसूरत कलाकृति बना करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। और ये वो कलाकृति है जो हम दिखा रहे हैं अभी अपने बिल्कुल। ये सुदर्शन पटनायक भी अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, हर बार एक नया ये सैंड आर्ट जो है वो पेश करते हैं और काफ़ी वायरल होती हैं इनकी तस्वीरें, और काफ़ी मेहनती और काफ़ी क्रिएटिव जिसको कहते हैं उनके रूप में इनको देखा जाता है। लेकिन ये देखिए ये उनका शानदार, देखिए सैंड से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, रेत से भारत की उड़ान मोदी के साथ, हैप्पी बर्थडे मोदी जी 75 इयर्स। तो ये बेहद शानदार रहने वाला, आज का दिन बेहद खास होगा और मोदी जी भी खुश होंगे। और अलग अलग कार्यक्रम हमें देखने को जो है वो मिलेगा, और हरियाणा से लेकर के दिल्ली, पंजाब, हर जगह पर। और क्या कुछ हेमा मालिनी ने कहा है, किस तरह से बधाई दी है, कपिल मिश्रा ने किस तरह से बधाई दी है, हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। इसी अवसर पर सभी लोग यहाँ पर मरघट वाले हनुमान मंदिर पे हम लोग आए हैं गुरुदेव के साथ। हनुमान जी से प्रार्थना की है प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और जिस प्रकार से वो देश के लिए रात दिन मजबूती से खड़े हुए हैं, बजरंगबली उनकी रक्षा करे, उनको और शक्ति दे, उनके शत्रुओं को तेजहीन बलहीन करे, और माँ भारती के सपूत के रूप में जो भी वो सेवा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है, पूरे विश्व में माँ भारती का यशोगान हो रहा है। बजरंगबली इसको और अपना आशीर्वाद दें, अपना तेज दें, अपना बल दें, और भारत माँ की पुत्र के रूप में प्रधानमंत्री जी ऐसे ही सेवा करते रहे। उनका यशोगान, उनकी विजय गाथा युगों युगों। तो आपने ये देखा कि कपिल मिश्रा की तरफ से वो मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, ये बेहद पौराणिक मंदिर माना जाता है, पुराना मंदिर माना जाता है, दिल्ली में मंदिर है और हनुमान जी की बहुत कृपा है और बहुत सी अद्भुत कहानियां उससे जुड़ी हैं। वहां से तो मंदिरों में जा जाकर जो है कार्यकर्ता कह लीजिए, नेता कह लीजिए, बड़े से छोटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए उनकी शुभकामनाएं, उनके लिए आशीष, उनके लिए कृपा ईश्वर से मांग रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उनकी भावना कितनी जुड़ी हुई है। ये केवल एक ये नहीं कि कोई इवेंट कर दिया कि आपने टेंट लगा दिया और आपने उसको मना लिया। मंदिरों में लोग जा रहे हैं और उनके मंगल की कामना कर रहे हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी, और बिल्कुल अब शिवम हम खबरों में आगे बढ़ते हुए जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, माँ के दरबार में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो खुशखबरी है वो अब अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं कि नवरात्र से पहले माँ के भक्तों के लिए ये बड़ी खबर है। लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से देखिए जो बंद माता वैष्णो देवी की यात्रा थी वो हो गई थी, लेकिन आज से फिर एक बार भक्तों के लिए इसे शुरू किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले उसे फिर से भक्तों के लिए शुरू कर दी जाएगी। और ऐसे में देखिए कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बिल्कुल, साथ ही भक्तों से अनुरोध किया गया है कि वो आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से अपडेटेड रहें। इससे पहले यात्रा 14 सितंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन भारी बारिश के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। अब माता वैष्णो देवी यात्रा 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद स्थगित कर दी गई थी। लैंडस्लाइड हुआ था, 34 लोगों की मौत हो गई थी, ये दुखद है, और 20 अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद यात्रा जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू होगी। अब भक्तों में उत्साह है। मैं तो कहूँगा पूरा भारत ही प्रयास करता है कि मौका मिले और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और माता के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हो।
और ये भूस्खलन के कारण जो है जिसको बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत के रूप में कि चलिए दोबारा भक्तों को जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किरण, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए शिवम, सोच की बात की हम बात कर लेते हैं कि देश के कई राज्यों में देखिए बारिश का दौर अब भी जारी है, जिसे लेकर के उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया। बिल्कुल, देहरादून में आज भी भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले भारी बारिश के कारण देहरादून में तबाही मची है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। और देखिए कई लोग लापता हैं, 17 लोगों की मौत हो गई, कई लापता हैं। सहस्त्रधारा और माल देवता क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। धार्मिक क्षेत्र भी हैं, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु भक्त वहाँ पर जाते हैं, स्नान करते हैं। अब भारी नुकसान यहाँ पर हुआ, नदियाँ उफान पर हैं और सड़कें पुल बह गए हैं। किरण, बिल्कुल, अभी तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा भयावह है। हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से अभी आप बचे। और ऐसे में देखिए उत्तराखंड के अलावा हिमाचल, यूपी, बिहार समेत कई राज्य अभी भारी बारिश की अलर्ट के इसमें है, क्योंकि आईएमडी के तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। यानी मॉनसून अब जाते जाते भी देखिए किस तरह से लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की अगर हम बात कर ले, अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना यहां पर जाहिर की है। और ऐसे में बिहार में देखिए मौसम ने करवट ली है। राज्य के कई जिलों में आज हल्की बारिश जो है वो दर्ज की गई, उसे देखा गया। और ऐसे में मौसम विभाग ने बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई और लोगों से सतर्क रहने के लिए भी जो है वो कहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सोचिए ये इतना ज़्यादा पानी, इतना तीव्र वेग इसका। और ख़ास तौर पर हम ये कहते हैं नदी किनारे जिन जिन के घर हैं या होटल हैं या उद्योग हैं या मंदिर हैं, ख़ास तौर पर आप देखिए मंदिरों पर भी कैसा असर पड़ता है। तो कुदरत तबाही ला सकती है और कुदरत को रोकना इंसान के बस की बात नहीं है। नदी अपना रास्ता निकाल लेती है, पानी अपना रास्ता खोज लेता है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमें क्या सतर्कता बरतनी होगी वो हमें यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि इस बार 2025 में जो बाढ़ बारिश की तस्वीर हमने देखी देश भर में, वो डरा देने वाली है, परेशान करने वाली है। लोगों के घर बह गए, लेकिन उसमें 2 पहलू हैं कि घर कहाँ पर थे और बाढ़ कितनी बड़े स्तर पे जो है वो आई। किरण, बिल्कुल, और देखिए कि असम में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ गोलाघाट इलाके में तेज बारिश के बाद भीषण बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ का पानी सैकड़ों घरों में घुस गया। 22,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, असम में हर साल बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न होती है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है असम के लिए, उससे जूझना। देखिए अब ये दिक्कत का सामना असम में ख़ास तौर पर करना पड़ता है लोगों को। और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है, घरों में पानी और पानी ही पानी हर जगह आप देख सकते हैं। और दिक्कतों का सामना आप ये देखिए, लोगों के घर पूरे के पूरे डूब जाते हैं। अब मैदानी इलाके पूरे डूब गए। ये देखिए छोटा सा घर जो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डूबा मिलेगा। तो बहुत लंबे समय तक ये जो मॉनसून सीजन आप कह लीजिए, बारिशों का मौसम आप कह लीजिए, उस दौरान लोगों के जीवन को किस कदर कुदरत प्रभावित करती है, ये उसकी तस्वीर जो है, ये असम की गोलाघाट की तस्वीर है। लेकिन असम में कई जगहों पर बिल्कुल शिवम, इससे पहले जब आप कह रहे थे कि 2025 में देखिए किस तरह से बाढ़ बारिश का ये कहर, देहरादून का जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो देहरादून की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो देखिए कि पहली बार वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के पुरोहित और पुजारी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देहरादून अफेक्टेड है इस तरह से बादल फटने की वजह से। और देखिए कि अगर पहली बार कुछ है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो स्थिति किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है, यानी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और शिवम, कुछ हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जो है ग्राउंड से जुड़ चुके हैं, रमन नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ जो है प्रदीप भी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी देने के लिए। ममता भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुकी हैं। हम सीधे यहाँ से सबसे पहले रमन का रुख कर लेते हैं। शिवम, रमन, क्या कुछ जानकारी, कैसी तस्वीर, क्योंकि 2 दिन अभी और भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो कहा है कि आप सतर्क रहें तो सुरक्षित भी रहेंगे, क्या कुछ और जानकारी है, तस्वीर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ में जो पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। कल हमने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो है वो देहरादून में बादल फटने की घटना आई और सहस्त्रधारा जो एक टूरिस्ट प्लेस है वहां पर कितना नुकसान जो है वो वहां पर देखने को मिला है। साथ साथ में टपकेश्वर महादेव जो एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां भी प्रांगण, जो मंदिर का प्रांगण है उसके अंदर
पानी पूरी तरीके से घुस गया था। अभी भी अगर हम देखें तो देहरादून और मसूरी के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। लगातार मसूरी के माल रोड में अनाउंसमेंट कर ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो प्लेन्स के तरफ या फिर देहरादून की तरफ मसूरी से जाना चाहता है तो उसके लिए भी रास्ते जो है वो पूरी तरीके से बाधित है। यानी कि मसूरी जो है वो चारों तरफ से इस समय कट ऑफ हो गया है और बारिश का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। आने वाले 2 दिनों तक ये बारिश का दौर जो है वो और लगातार चलता रहेगा। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हालांकि बहुत ज्यादा कोई बारिश नहीं है। राहत की बात यह भी है कि माता वैष्णो देवी का दरबार जो 26 तारीख को लैंडस्लाइड के बाद बंद कर दिया गया था श्रद्धालुओं के लिए, उसे आज दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि अभी जो बताया जा रहा है कि जो वैकल्पिक रास्ता है ताराकोट मार्ग का, उसी रास्ते का जो है वो इस्तेमाल कर श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप में आने वाले 2 दिनों तक जो है वो नजर रहेगी। हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से 20 जून से नॉर्थ इंडिया और पहाड़ी राज्यों में मानसून एंटर हुआ था और 20 जून से लेकर अभी तक आज 17 सितंबर का दिन हो चुका है और लगातार चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, इसमें भारी त्रासदी जो है वो इस मानसून के मौसम में देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है और अभी भी अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो व्यास नदी जो है वो उफान पर है और व्यास नदी कांगड़ा से होते हुए पंजाब में एंटर करती है और पंजाब ने भी जिस तरीके से 37 साल के बाद त्रासदी जो है वो देखिए तो उसे आप ये समझिए कि अगर व्यास नदी दोबारा अपने तटबंध तोड़ती है तो निश्चित रूप में वहां के लोगों की मुश्किलें जो है वो एक बार फिर बढ़ सकती हैं। तो तमाम मुश्किलों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है और हम पहले से ही कह रहे हैं कि करीबन जिस तरीके से अगस्त महीने में पूरा हमने कोहराम देखा मानसून का, सितंबर में भी किसी तरीके से राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी और 20 से 22 सितंबर तक जो है वो कमोबेश इसी तरीके की स्थिति जो है नॉर्थ इंडिया में बनी रह सकती है। बिल्कुल रमन, आप भी बने रहिए और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप भी हमारे साथ हैं, ममता भी हमारे साथ हैं, नासिर भी हमारे साथ हैं। लेकिन प्रदीप, आप क्या नदी किनारे हैं? बहुत ज्यादा पानी वहां देखने को मिल रहा है, जरा वहां की स्थिति बयां करिए। जी बिल्कुल, अभी हम मूल गंगा जो है गंगा की धार पे खड़े हुए हैं। इस समय यहाँ की स्थिति यह है कि लगातार जो है जल स्तर गंगा जी का चेतावनी लेवल को पार कर चुका है। लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो गंगा जी का वेग है वो बड़े स्तर पर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बगल में जितने भी तटवर्तीय मकान बने हैं, इन सारे मकानों पे वो देखिए आप, मकानों पर लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर लोग जो हैं इस चीज से चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं जल स्तर जो है कहीं इनके घरों तक ना पहुंच जाए। लगातार यहाँ पर जो है वैसे अगर देखा जाए तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार लोगों को सुरक्षित रहने की जो है अपील जो है प्रशासनिक तौर पर की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें सहस्त्र धारा की तो अभी इस समय देहरादून जो है पूरी तरीके से प्रभावित है। उत्तराखंड में लगातार जो बाढ़ बारिश है इससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जी ठीक है प्रदीप, बाकी अपने सहयोगियों के पास बिल्कुल नासिर का हम यहाँ से रुक कर लेते हैं। नासिर, बिल्कुल अभी देखिए कुछ दिनों से बारिश बंद, तो ऐसे में स्थिति थोड़ी सी संभली होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो आसानी से किया जा सका होगा, लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी आईएमडी की तरफ से है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो बारिश है उससे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैं चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या हॉर्टिकल्चर फील्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे उनको काफी ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद आईएमडी की तरफ से फिर से एक अलर्ट जो है पहाड़ी इलाकों में जारी किया गया है। तो कल से हमने देखा सुबह शाम जो है हल्की फुल्की बारिश जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को, यहाँ एक तरफ से कुदरत की मार, उसके बाद जो है उनका नुकसान जो है, स्पेशली फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें तो कल वो बहुत नाराज जो है वो देखने को मिले। उन्होंने काफी सारी शिकायतें जो है यहाँ के सरकार से की है, उमर अब्दुल्ला से की है कि अभी तक जो है हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिला। और उसके साथ साथ जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो ट्रक्स फंसी हुई है वहां पे सारा जो सेब है वो मेवा जो है वो सारा खराब हो चुका है, तो उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो लोगों का कहना है, चाहे फ्रूट प्रेसिडेंट्स की अगर बात करेंगे या लोगों की यहाँ की बात करें तो उनका यही कहना है कि ये सरकार जो है बिल्कुल फेल सरकार है, इनको चाहे कि रिजाइन करें जब ये एक एग्रीकल्चर फील्ड को जो है या हॉर्टिकल्चर फील्ड को जब ये कोई सपोर्ट नहीं दे सके। तो उसके साथ साथ हमने देखा कल भी जो एक ऑर्डर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि उमर अब्दुल्ला और उनके जो एडवाइजर है वो पेरिस जा रहे हैं टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। लेकिन वहीं पे कई सारे सवाल खड़े जो है यहाँ के फ्रूट ग्रोवर से, यहाँ के प्रेसिडेंट से कि एशिया की सबसे बड़ी जो यहाँ पे मंडी है, दूसरी मंडी है सोपोर की मंडी, वहां पे हमने जोरदार प्रदर्शन देखा। इवन कल भी हमने लाल चौक में प्रदर्शन देखा जो एआईपी के लीडर्स है वहां पे किया। और उसके साथ साथ फ्रूट ग्रोवर्स ने भी जो है लगातार परसों से प्रदर्शन, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से कुदरत की मार, दूसरी तरफ से जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो नुकसान हुए या उसके साथ साथ जो घरों में नुकसान हुए, अभी तक
यानी सरकार उनको नासिर, कंपनसेट करने के हाँ, लिए जो नासिर, है मुख्य वो बात फेल हो ये चुकी है, अभी तक बिल्कुल बिल्कुल मुख्य बात ये है कि लोग परेशान हैं, उनका प्रोड्यूस जो है वो खराब हो रहा है और ट्रक के ट्रक फंसे हुए हैं। नासिर, आप भी मेरे साथ बने रही, अहम जानकारी नासिर ने भी हमारे साथ साझा करी कि भाई सरकार से खासी नाराजगी भी लोगों की है, लेकिन ममता भी हमारे साथ हैं और पीछे का दृश्य भी बेहद शानदार। क्या वो नदी किनारे और ज्यादा पानी बढ़ चुका है ममता? ताजमहल हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आप लगातार बारिश के वजह से, तो वहीं अगर बात करें आगरा में, तो आगरा भी अपने पूरे रौद्र रूप पर थी। इस समय मैं मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी ताजमहल के पीछे दशहरा घाट पर है। ये मेरे पीछे ये ताजमहल है। यहाँ तक कि ये जो ताजमहल की जो स्थिति थी, यहाँ पर ताजमहल की बैक जो बाउंड्री वॉल थी, ये बिल्कुल वहां तक पानी छू गया था। यमुना नदी ने उसको टच कर दिया। यहाँ तक कि जो पीछे का जो गार्डन है वो भी पूरी तरह लबालब हो चुका था। जिस जगह इस समय हमारी मौजूदगी है, जिस समय मैं मौजूद हूँ, ये दशहरा घाट की वो सीढ़ियां हैं, उनके पास में मौजूद है। यहाँ देखिए यमुना का जल ये पूरा यहाँ तक, यानी कि लोगों के गर्दन तक पानी था। यहाँ इस समय में मौजूद सीढ़ियों में अब जल का जो जल है वो घटा है काफी हद तक। लेकिन और इस समय यहाँ दशहरा घाट पर ये जो चौकी बनी थी, चौकी का आने जाने का जो रास्ता, यमुना की जो मिट्टी थी, उसकी वजह से ये बाधित हो गया था। यहाँ पर फिलहाल में नगर निगम के द्वारा से स्वच्छता अभियान चला जा रहा है, क्योंकि जो चौकी पर जो तैनात फोर्स है उसको आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो यहाँ जाने का जो रास्ता पूरी तरह बाधित हो चुका, अभियान लाया जा रहा है लगातार। यहाँ यमुना की नदी के किनारे यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स भी तैनात है। फिलहाल जिस तरह भी जो यमुना का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि अभी बिल्कुल ये बिल्कुल ताजमहल का भी दृश्य हमने देखा। ममता अभी हमारे साथ वहां से जुड़ी। ममता, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सीमा है। रमन हमारे साथ, नासिर हमारे साथ, प्रदीप और ममता हमारे साथ थे, सभी ने बताया क्या स्थिति वहां की है। लेकिन अब आगे बढ़ना है, बात करेंगे मुंबई में मोनोरेल सेवाएं 20 सितंबर से अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। किरण, बिल्कुल, और देखिए इससे पहले 2 बार मोनोरेल बीच रास्ते बंद हो चुकी है, जिसमें कई यात्री फंस चुके हैं और इस दौरान घंटों की मशक्कत के बाद यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। और यही वजह है कि मुंबई मोनोरेल को भविष्य के लिए और अधिक सुरक्षित और तेज और भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने 20 सितंबर 2025 से सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया। बिल्कुल मॉडर्न है सब कुछ इसमें, लेकिन ये तकनीकी खराबियों के चलते दिक्कत है। हाल ही में कुछ तकनीकी दिक्कतों से सेवाएं प्रभावित हुई थी। इसे दूर करने के लिए MMRDA ने एक जांच समिति बनाई है और सेवाएं अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। इस अवधि में चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक तक दोनों दिशाओं की मोनोरेल सेवाएं बंद रहेंगी। नागरिकों से अपील की गई है कि यात्रा की योजना बनाते समय इसका ध्यान रखें। MMRDA ने साफ किया है कि यह निर्णय मोनोरेल सेवा को बेहतर करने के लिए लिया गया है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर किस तरह से मोनोरेल जो है अभी इसको कह रहे हैं कि निलंबित रखा जाएगा ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। और ये जो है सवाल आम आदमी का था और इसलिए ये उठाना यहाँ पर बेहद जरूरी था शिवम, कि किस तरह से जो है सरकार जो है, प्रशासन जो है एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।